दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब पे। आज जो है हम लोग करंट अफेयर्स 6 महीने की जो है उसको पढ़ेंगे। ये जो करंट अफेयर्स है आपको 1 से 2 लेक्चर में पूरे 6 महीने की करंट अफेयर को कंप्लीट करा लिया जाएगा। ठीक है, जो हमारा जो आने वाले जो आगामी एग्ज़ाम है, जैसे पेट हुआ या सुपर टेट हुआ, उसमें जब पूछी जाएगी तो ये करंट अफेयर आपको काम आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले जो करंट अफेयर्स है हमारा, तो उसका टॉपिक जो होगा राजनीतिक होगा। चलिए शुरू कर। जो पहला पॉइंट हमारा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार राज्य में गठन किया जाएगा। तो ये निर्णय कब लिया गया? ये निर्णय जो लिया गया था 17 मई 2021 को निर्णय लिया जाता है। तो पश्चिम बंगाल में निर्णय किस चीज़ का लिया गया था? वो विधान परिषद बनाने का जो है निर्णय लिया गया है। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में पहले विधान परिषद थी, लेकिन उसको जो है विधान परिषद को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद फिर पुनः जो है विधान परिषद बनाने की मांग की गई है। अगले दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है कि वे 5 केंद्र शासित या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिनकी विधानसभाओं में आम निर्वाचन हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी। तो कब जारी की गई? वो जारी की गई थी 26 फरवरी को। वो राज्य कौन कौन से हैं? वो है असम, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा केरल और पुदुचेरी। अगले पॉइंट पे आते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है असम विधानसभा में जो है असम विधानसभा चुनाव में 2021 में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। किसने कौन? अगर क्वेश्चन पूछेगा कहेगा कि असम विधानसभा में चुनाव जो हुए थे 2021 में सबसे ज़्यादा सीटें किस पार्टी ने जीती? वो जीती थी भारतीय जनता पार्टी। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली? तो 15 मई 2021 को ये शपथ ली गई थी। ये लिए थे कौन? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो है ये किस पार्टी से? ये है भारतीय जनता पार्टी से सीएम बने हुए हैं। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट है कि तमिलनाडु के 234 निर्वाचन अगला पॉइंट है कि तमिलनाडु के 234 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आम चुनाव कब संपन्न हुए? वो संपन्न हुए थे 6 अप्रैल 2021 को। अगला पॉइंट है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी रही थी। तो तमिलनाडु में कौन सी पार्टी सर्वाधिक सीटें जीती थी? वो थी डीएमके। कितनी सीटें जीती थी? वो 133 सीटें जीती थी। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किसने किया था? वो किसने किया था? के स्टालिन जी ने शपथ ग्रहण किया था 7 मई 2021 को। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट हमारा है वो है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के परिणामों के अनुसार सर्वाधिक सीटें जीतने वाली जो पार्टी थी, कौन सी पार्टी रही है? तो कौन सी पार्टी थी? वो पार्टी है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, जिसने कितनी सीटें जीती हैं? जिसने 217 सीटें जो जीती थी। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ है जो किसने ग्रहण की थी? वो ग्रहण की थी ममता बनर्जी जी ने। ये इन्होंने शपथ कब ग्रहण की? वो इन्होंने शपथ जो है 5 मई 2021 को शपथ ग्रहण की थी। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट है कि केरल विधानसभा चुनाव 2021 के परिणामों के अनुसार लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की वो कौन सा पार्टी है? वो पार्टी है वाम लोकतांत्रिक मोर्चा LDF की। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है कि केरल के गठन के बाद में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु शपथ ग्रहण की। वे मुख्यमंत्री हैं। वे मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन है। इन्होंने शपथ ग्रहण कब किया था? 20 मई 2021 को इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि पुदुचेरी के 30 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु आम चुनाव संपन्न हुए थे। वो कब संपन्न हुए थे? वो संपन्न हुए थे 6 अप्रैल 2021 को संपन्न हुए थे। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है अखिल भारतीय NR कांग्रेस के संस्थापक जिन्होंने चौथे कार्यकाल में
पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वो कौन है? एन रंगास्वामी ने जो है शपथ ली थी। इन्होंने शपथ 7 मई को इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट है कि पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2021 में सर्वाधिक सीटें 10 जीतने वाली पार्टी कौन सी रही? वो रही अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस। अगले पॉइंट पे आते हैं। बिहार के 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर होंगे। वो कौन कौन से होंगे? वो एक तो हो गया आपका राजगीर और दूसरा कौन सा? बोधगया। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि रेल मंत्रालय द्वारा हावड़ा कालका मेल का नाम क्या नाम रखा गया है? वो नाम रखा गया है नेताजी एक्सप्रेस, जो कब परिवर्तन किया गया था? 20 मई 2021 को परिवर्तित किया गया था। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि 26 दिसंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उद्घाटित INS को खुखरी स्मारक स्थित है। वो द्वीप में स्थित है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है 25 दिसंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96वीं जयंती के अवसर पर उनकी 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। वो प्रतिमा कहाँ बनाई गई? वो प्रतिमा बनाई गई है शिमला में। शिमला कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट है वो है कि जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनाव में सर्वाधिक सीटें जीती। वो जीती थी किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। कितनी की सीटें जीती थी? इन्होंने जीती थी 75 सीटें। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि वर्ष 1971 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान पर जीत की 50वीं वर्षगांठ 16 दिसंबर 2021 को मनाई गई। केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2020 से 16 दिसंबर 2021 तक की अवधि को घोषित किया गया है। वो क्या घोषित किया गया? स्वर्णिम विजय दिवस घोषित किया गया था। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट हमारा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक नए संसद भवन की जो है भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। कब किया था उन्होंने? 10 दिसंबर 2020 को भूमि पूजन और शिलान्यास किया था। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? यह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण किया जा रहा है। अगले पॉइंट पे आते हैं कि नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी। कितनी होगी? वो होगी 888। अगले पॉइंट पे आते हैं कि नए संसद भवन में राज्यसभा के सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी। वो कितनी होगी? वो होगी 384। कितनी होगी? 384। अगले पॉइंट पे आते हैं कि नए संसद भवन के बनकर तैयार हो जाने की संभावना है। ये कब बनकर तैयार होगा? ये 2022 तक तैयार हो जाएगा, भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पे। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि 12 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय का अनावरण किया गया था। उसमें किस प्रतिमा का अनावरण किया गया था? उसमें किया गया था स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगले पॉइंट पे आते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है कि 10 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम की घोषणा की गई थी। इस चुनाव में बहुमत प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया था? NDA यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में NDA को प्राप्त सीटों की संख्या कितनी है? वो संख्या कितनी थी? वो संख्या 125 सीटें थी। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि बिहार विधानसभा चुनावों में सर्वाधिक सीटें प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल है वो है महागठबंधन का राष्ट्रीय जनता दल, जिसने कितनी सीटें जीती थी? जिसने सीटें जीती थी 75 सीटें। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि भारत के स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत जो है आयोजित प्रतियोगिताओं के परिणाम आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए थे। कब जारी किए गए? जारी किए गए थे 25 जून 2021 को। कौन सा मिशन था? यह इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि ISAC 2020 के तहत जो है घोषित सिटी अवार्ड जो है उनके संयुक्त विजेता कौन से हैं? वो हैं इंदौर और सूरत। कौन से? इंदौर और सूरत।
अगला पॉइंट पे आते हैं कि ISAC 2020 के तहत घोषित राज्य अवार्ड जो है का जो स्टेट अवार्ड का विजेता कौन है, वो है उत्तर प्रदेश। और दूसरे स्थान पे कौन सा है, मध्य प्रदेश। तीसरे पे कौन सा है, तमिलनाडु। अगले पॉइंट पे आते हैं कि ISAC 2020 के तहत घोषित स्मार्ट सिटीज जो लीडरशिप अवार्ड के शीर्ष 3 विजेता कौन से हैं, वो शीर्ष जो 3 विजेता कौन कौन से हैं, वो हैं अहमदाबाद, वाराणसी और रांची। अगले पॉइंट पे आते हैं कि युवा योजना के संदर्भ में युवा का पूर्ण रूप है, तो यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल अथर्स। क्या है युवा का फुल फॉर्म, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल अथर्स। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि युवा योजना जो है अंग है, वो किसका अंग है, इंडिया @75 परियोजना, यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव का ये अंग है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को 10 रुपये प्रति बल्ब की वाहनीय दर से उच्च गुणवत्ता के LED बल्ब प्रदान करने हेतु ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई थी। ये शुरुआत कब की गई थी, शुरुआत की गई थी 24 मार्च 2021 को शुरुआत की गई थी। कहाँ शुरुआत हुई, ये जो शुरुआत हुई थी ये वाराणसी से शुरुआत की गई थी। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि ग्राम उजाला योजना के पूर्णतः वित्त पोषित है, ये किसके वित्त से, कार्बन क्रेडिट्स द्वारा ये वित्त पोषित है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है रतले जल विद्युत परियोजना स्थित है। ये कहाँ रतले जल विद्युत परियोजना स्थित है, ये जो है जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में जो चिनाब नदी पर ये परियोजना स्थित है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि 7 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के धोबी से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर तक 348 किलोमीटर लंबे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन खंड को राष्ट्र को समर्पित किया है, जो भाग है प्रधानमंत्री, जो किसका भाग है, वो भाग है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का। या जो ये लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, ये किस मिशन के तहत है, ये है प्रधानमंत्री गंगा परियोजना मिशन के तहत है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी होगी, वो होगी 3,384 किलोमीटर लगभग। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत के शिक्षा मंत्रालय की स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत कार्यान्वित की जाने वाली एक नई केंद्रीय प्रायोजित जो योजना है, वो कौन सी योजना है, स्टार्स परियोजना। कौन सी योजना है, वो है स्टार्स परियोजना है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि शिक्षा मंत्रालय की स्टार्स परियोजना का पूर्ण रूप है, तो क्या है कि स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। क्या है, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। अगले पॉइंट पे आते हैं। जो अगला पॉइंट है कि वे 6 भारतीय राज्य जहां स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रशासन में सुधार स्टार्स परियोजना कार्यान्वित की जाएगी, वो कौन से राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश है, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट हमारा है कि पंख योजना जो है, पंख योजना अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई थी। तो जो पंख योजना थी इसकी शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। अब क्वेश्चन पूछेगा ये कब किस अवसर पे की गई थी। जो ये अवसर था वो था राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पे इसकी इस योजना की शुरुआत की जाती है। तो अब अगला क्वेश्चन जो बनेगा वो होगा पंख का जो है फुल फॉर्म बताइए। तो पंख का फुल फॉर्म हम लोग देखते हैं कि PANKH, P से प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, A से अवेयरनेस यानी जागरूकता, N से न्यूट्रिशन यानी पोषण, K से नॉलेज और S से हेल्थ। इसका क्या है, ये पूरा फुल फॉर्म है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि 18 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 मेट्रो रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। वो कौन कौन रेल परियोजनाएं थी, वो अहमदाबाद मेट्रो रेल और दूसरी कौन सी थी, सूरत मेट्रो रेल परियोजना। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है कि 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ किया गया। तो कौन सा है, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा इसका जो है
शुभारंभ किया गया था। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है विश्व की डबल स्टैग लॉन्ग हाल कंटेनर ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। ये कहाँ से किया जा रहा है? ये न्यू अरुण जेटली हरियाणा से न्यू किशनगंज राजस्थान तक किया जाएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा गुजरात स्थित इन 2 परियोजनाओं हेतु भूमि पूजन किया था। तो अभी हम बता गए थे वो कौन कौन सी थी। एक अहमदाबाद रेल मेट्रो जिसके जो चरण सेकंड था, और दूसरी कौन थी? सूरत मेट्रो रेल परियोजना। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि बौद्धिक संपदा साक्षरता और पेटेंट के संबंध में जागरूकता के सृजन हेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा लॉन्च किया गया? अभियान है जो कपिला, यानी KAPILA। अगर कपिला का फुल फॉर्म पूछे तो क्या है? कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है कि 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। वो कितने राज्यों में रखी थी? वो राज्य थे 6 राज्यों में रखी थी। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है लाइट हाउस मॉडल आवासीय परियोजनाएं हैं जो संबंधित हैं। इनका संबंध किससे? इनका संबंध है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया से। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट है हमारा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत PMJSY सेहत का शुभारंभ किया गया था। ये शुभारंभ हुआ था 26 दिसंबर 2020 को। सेहत का फुल फॉर्म क्या है? कि सोशल इंडिवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि बिजली क्षेत्र में कौशल विकास हेतु भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थित है। वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NISE गुरुग्राम हरियाणा। अगले पॉइंट पे आते हैं कि भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत का 8वां उत्पादन बेसिन राष्ट्र को समर्पित किया गया था। वो कब किया गया था? वो 20 दिसंबर 2020 को समर्पित किया गया था। अगले पॉइंट पे आते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है भारत का 8वां उत्पाद बेसिन है। वो कौन सा उत्पाद बेसिन है? बंगाल बेसिन कौन सा है? ये भारत का 8वां उत्पाद बेसिन है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किए गए भारत के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना की जा रही है। ये कहाँ की जाएगी? ये कच्छ गुजरात में की जाएगी। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट हमारा है कि 10 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बिहार राज्य में 1.5 किलोमीटर लंबे पुल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया था। इस पुल का नाम क्या है? क्या नाम है? इसका नाम है कोइलवर पुल। क्या नाम है? कोइलवर पुल इसका नाम है। कोइलवर पुल किस नदी पे स्थित है? ये जो स्थित है सोन नदी पे स्थित है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि 13 नवंबर 2020 को 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित आयुर्वेद संस्थान है। कौन सा है वो? भारतीय आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर तथा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। अगले पॉइंट पे आते हैं। एशिया का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर कहाँ है? तो एशिया का कार्डियोलॉजी सेंटर है वो है यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर। अगले पॉइंट पे आते हैं। जो अगला पॉइंट है कि जोजिला टनल की आधारशिला रखी गई है। तो ये आधारशिला कब रखी गई थी? ये रखी गई थी 15 अक्टूबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी जाती है। ये जो श्री जोजिला टनल है ये श्रीनगर को लेह के कारगिल से जोड़ेगा।
इस टनल की लंबाई कितनी होने वाली है? इस टनल की लंबाई जो है 14.15 किलोमीटर होने वाली है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की संपत्ति कार्ड प्रदान करने के लिए कौन सी योजना का प्रारंभ किया था? वो योजना थी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि 9 अक्टूबर 2020 को प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर देश का पहला हर घर जल राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया। वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है गोवा। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। तो क्या किया था राष्ट्र को समर्पित? उन्होंने अटल सुरंग को या अटल टनल को समर्पित किया था। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के किन दो संस्थानों को जोड़ेगी? तो कौन से वो दो संस्थान है? एक तो है मनाली को, कहाँ से? लाहौल इस्पात घाटी से ये जो है जोड़ेगी। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है कि औसत समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व के सबसे लंबे सुरंगी राजमार्ग अटल टनल की जो है लंबाई कितनी है? वो लंबाई है 9.02 किलोमीटर। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का हिस्सा है, वो कितना हिस्सा है? 1.23%। अगले पॉइंट पे आते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है कि पर्यटक आवास के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का स्थान है, वो स्थान है 23वां। कौन सा स्थान है? 23वां। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि भारत पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के शीर्ष स्रोत हैं। तो पहला कौन सा है? वो है बांग्लादेश। दूसरा कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा है? बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार घरेलू पर्यटकों के आगमन के मामले में शीर्ष पर रहा। कौन सा राज्य रहा था? वो कौन सा राज्य था? ये था उत्तर प्रदेश। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि भारत में अपराध 2019 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अंतर्गत सर्वाधिक मामले पंजीकृत किए गए थे। वो कहाँ किए गए हैं? वो किए गए हैं उत्तर प्रदेश में। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है 2 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ की गई वह योजना जो सिविल सेवकों के क्षमता उन्नयन से संबंधित है। कौन सी योजना है? मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट हमारा है वो है कि 24 अगस्त 2020 को भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया था। वो कहाँ किया गया था? गुवाहाटी यानी असम में किया गया था। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का बनाया गया है। वो कहाँ बनाया गया है? वो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया गया है। अगले पॉइंट पे आते हैं। जो अगला पॉइंट है कि गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित सबसे लंबे नदी रोपवे की लंबाई कितनी है? वो लंबाई कितनी है? 1.82 किलोमीटर लंबाई है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत का सबसे लंबा नदी जो रोपवे है वो गुवाहाटी शहर के जो है किन दो स्थलों को जोड़ता है? वो दो स्थल कौन से हैं? वो है कचरी घाट को डोल गोविंदा मंदिर से। किसको जोड़ता है? कचरी घाट के को जो है डोल गोविंदा मंदिर से जो है ये रोपवे जोड़ता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य वर्ष 2025 तक जीवन प्रत्याशा बढ़ाकर कितना करना है? वो 70 वर्ष करनी है। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 67.5 वर्ष है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। पीएम स्वनिधि के अंतर्गत पथ विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को दोबारा आरंभ करने के लिए प्रदान की जाने वाली पूंजीगत ऋण की राशि होगी, वो होगी 10,000 रुपये। कितनी होगी? 10,000 रुपये। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है विश्व का चौथा सबसे बड़ा मत्स्य निर्यातक राष्ट्र है, वो कौन सा है? भारत। विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? वो है चौथा स्थान। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। ये जो है
ये हमारा सूचकांक। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट है कि तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2020-21 जारी किया गया था। वो कब जारी किया गया था? 3 जून 2021 को जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी होता है? ये जारी होता है नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अगले पॉइंट पे आते हैं कि एसडीजी इंडेक्स सेकेंड 3.0 सूचकांक को संयुक्त रूप से जो है तैयार किया गया है। ये किसने तैयार किया था? ये जो तैयार करता है नीति आयोग द्वारा नीति आयोग एवं सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय व संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको जो है तैयार किया गया है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि एसडीजी जो है सेकेंड 3.0 में भारत का संयुक्त स्कोर कितना रहा है? भारत का संयुक्त जो स्कोर है वो है 66। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि एसडीजी सेकेंड 3.0 में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले राज्य हैं। प्रथम स्थान पे जो है केरल है, सेकेंड स्थान पे जो है तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश है। अगले पॉइंट पे आते हैं कि वह राज्य ने एसडीजी सेकेंड 3.0 में 22वां स्थान प्राप्त किया है। वो राज्य है कौन सा? वो राज्य है उत्तर प्रदेश। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि एसडीजी सेकेंड 3.0 के लक्ष्य अनुसार वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में स्कोर में सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाले शीर्ष 3 राज्य हैं। वो राज्य हैं मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड। कौन से हैं? मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का द्वितीय संस्करण जो है जारी किया गया। वो कब जारी किया गया था? वो जारी किया गया था 20 जनवरी 2021 को। जारी कौन करता है? ये जारी करता है नीति आयोग द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वो कौन सा राज्य है? राज्य कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का स्थान है नवा। कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का? नवा स्थान उत्तर प्रदेश का है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है नई पर्यटन नीति 2021 और 25 2021 से 25 लागू करने वाले राज्य कितने हैं? कौन सा राज्य है? वो राज्य है गुजरात। कब ये लागू किया गया था? लागू किया गया था ये 12 जनवरी को। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 18 बड़े मध्यम आकार के राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? वो राज्य महाराष्ट्र। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 18 बड़े मध्यम आकार के राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान है। वो कौन सा स्थान है? 18वां। इसका स्कोर कितना? स्कोर है 3.15। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि दिसंबर 2020 को जारी शहरी शासन सूचकांक UGI 2020 में स्थान जो है शीर्ष स्थान पर है। कौन सा राज्य है? वो राज्य है उड़ीसा। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि विश्व निमोनिया दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 12 नवंबर को। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि निमोनिया एवं डायरिया प्रगति रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 100 दिवसीय अभूतपूर्व राष्ट्रीय पैमानों पर टीकाकरण का एजेंडा पूरा कर लिया है। तो रोटा वायरस वैक्सीन के टीकाकरण में किसमें पूरा किया है? रोटा वायरस वैक्सीन टीकाकरण में पूरा किया है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने बच्चों की डायरिया होने वाली मौत की समाप्ति का लक्ष्य रखा है। वो 2022 में भारत सरकार ने जो डायरिया से मरने वाले बच्चों की समाप्ति का वर्ष 2022 को रखा है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि 2 अक्टूबर 2020 को जो नीति आयोग द्वारा जारी वह सूचकांक जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के मामलों में जो है विभिन्न मंत्रालय व विभागों के कार्य प्रदर्शन के आकलन पर आधारित है। वो कौन सा है? वो है डाटा शासन गुणवत्ता सूचकांक।
जो आधारित है कौन किस उस पे आधारित है सूचकांक पे, वो है डाटा शासन गुणवत्ता सूचकांक पे आधारित है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किए गए स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य था। तो जब उन्होंने ये मिशन जारी किया था, इनका क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था देश को खुले शौच से मुक्त करना। ये जब जारी किया था तो गांधी जी की कौन सी जयंती थी? वो जयंती थी 150वीं जयंती। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट है कि सितंबर 2020 में जारी इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश रहे हैं। कौन कौन से थे? वो मिजोरम, दूसरे पे पंजाब, फिर अंडमान निकोबार। ये 3 जो राज्य थे ये शीर्ष पे थे। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? वो स्थान रहा है 10वां। कौन सा स्थान रहा है? 10वां स्थान। अगले पॉइंट पे आते हैं कि इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार जो है देश के सबसे कम प्रसन्न राज्य हैं, वो राज्य कौन है? छत्तीसगढ़, जिसकी रैंकिंग कितनी है? 36 ही इसकी रैंकिंग है। अगले पॉइंट पे आते हैं। सीरो सर्वे होता है कि व्यक्ति के एक समूह के रक्त सीरम का परीक्षण क्या कहलाता है? सीरो सर्वे। अगले पॉइंट पे आता है। अगला पॉइंट है कि 19 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। तो किस चीज़ के लिए मंजूरी दी थी? केंद्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना की मंजूरी दी थी। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है केंद्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के अंतर्गत उम्मीदवारों की भर्ती के लिए वर्ष में 2 बार आयोजित परीक्षा होगी। सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी जो है ये एक वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत सरकार द्वारा दशक 2010-2020 को घोषित किया गया है। कौन सा दशक घोषित किया गया है? वो किया गया नवाचार दशक। अगले पॉइंट पे आते हैं कि देश की प्रथम शिक्षा नीति जारी की गई थी। ये जारी की गई थी सन 1968 में। इसके बाद जो दूसरी कौन सी आती है? वो आती है 1986 में। और 1986 को जो है संशोधित करके ये आती है कब? ये आती है हमारी 1992 में, इसको संशोधित करके लाया जाता है। अगले पॉइंट उसके बाद कब आती है? उसके बाद आती है ये 2019 में, जिसको लागू कब किया गया था? कि केंद्र सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को मंजूरी प्रदान की गई थी। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 को, ये बनकर कब तैयार हुई थी? ये शिक्षा नीति आई थी 2019 में, लागू इसको कब किया गया है? 2020 में। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए पाठ्यचर्या एवं शिक्षण शास्त्री आधार व्यवस्था है। ये कौन सी है? ये 5+3+3+4 ये शिक्षण व्यवस्था की गई है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5+3+3+4 का पर्याय क्या है? तो क्या है? आधारभूत जो है 5 वर्ष, फिर प्रारंभिक शिक्षा जो है आपको 3 वर्ष की होगी, मध्य शिक्षा 3 वर्ष की होगी तथा माध्यमिक शिक्षा जो होगी ये 4 वर्ष की होगी। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक इस स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना। ये कहाँ का है? प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक का। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गठित किया गया है। 4 स्वतंत्र आयोगों को गठित किया गया है। वो कौन कौन से आयोग हैं? जो पहला आयोग है वो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद या NHERC। दूसरा कौन सा है? दूसरा है राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद NAC। तीसरा कौन सा है? वो है उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद या HEGC। चौथा कौन सा है? सामान्य शिक्षा परिषद GEC। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2020 के अंतर्गत जो है अनुवाद व विवेचना के लिए किस संस्था को स्थापना का प्रस्ताव किया गया है? वो कौन सी संस्था है? वो संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन या IITI। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। वो कौन सा है? वो है राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच या NETE। अगले पॉइंट पे आते हैं। जो अगला पॉइंट है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नामकरण जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत किया गया है, वो कौन सा है? वो है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण के लिए इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। वो कौन सी समिति थी? वो समिति थी कस्तूरी रंगन समिति, जिसकी अध्यक्षता में जो कौन सी नीति बनाई गई थी? वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बनाया गया है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि 20 जून 2020 को कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थितियों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु घोषित किया गया है। कौन सा कार्यक्रम घोषित किया गया? वो कार्यक्रम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान या GRRA। अगले पॉइंट पे आते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कि GKRA का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है किस स्थान से किया गया था? ये कौन सा स्थान था? वो तेलिहर ग्राम जो था। और जिला कौन सा लगता है? खगड़िया। और स्टेट कौन सा है? वो है बिहार से। तो GKRA यानी गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसका प्रारंभ जो है बिहार से किया गया था। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि GKRA में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या कितनी थी? वो कितने जिला थे? वो 31 जिला थे। उसमें कितने? 5 जिले जो थे आकांक्षी जिले थे। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है GKRA में सर्वाधिक 32 जिले शामिल किए जाने वाला प्रदेश कौन सा है? वो प्रदेश कौन सा है? बिहार, जिसमें 12 आकांक्षी जिले थे। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY के तहत कुल जो है राहत पैकेज कितना था? कुल राहत पैकेज कितना था? 1.70 लाख करोड़ रुपए। अगले पॉइंट पे आते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है कि 11 जून को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग का नाम क्या है? वो कौन सा है? NIRF इंडिया रैंकिंग 2020। अगला पॉइंट, NIRF का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या है कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। जो इसमें जो है इंडिया रैंकिंग 2020 में समग्र रूप से प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो किसने प्राप्त किया था? IIT मद्रास ने। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में शीर्ष 10 में शामिल उत्तर प्रदेश के संस्थान हैं IIT कानपुर जो है और IIT कानपुर व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है इसमें शामिल किए गए हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में भारत विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वो कौन सा है? वो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने। NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? वो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में जो प्रबंधन श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो प्रबंधन श्रेणी में किसने प्राप्त किया था? IIM अहमदाबाद ने। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है चिकित्सा श्रेणी का वह संस्थान जिसने NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वो किसने प्राप्त किया है? एम्स नई दिल्ली ने। किसने प्राप्त किया है? वो प्राप्त किया है एम्स नई दिल्ली ने। अगले पॉइंट पे अगला पॉइंट है विधि क्षेत्र का वह संस्थान जो NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा। वो कौन सा है? वो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। कौन सा NIRF में जो है इंडिया रैंकिंग 2020 में टॉप पे रहा है? वो रहा है कि
नेशनल स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ये कहाँ स्थित है? ये है बेंगलोर में। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 जारी किया गया था। ये कब जारी किया गया था? ये जारी किया गया था 7 जून 2020 को। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि विश्व खाद्य सुरक्षा आते हैं। अगले पॉइंट पे जो हमारा अगला पॉइंट है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 7 जून को। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में छोटे राज्यों एवं बड़े राज्यों में संघ शासित क्षेत्रों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वो किसने प्राप्त किया है? क्रमशः वो गुजरात, बड़े राज्यों में गुजरात, छोटे राज्यों में गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ ने जो है प्रथम स्थान या शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों के आयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा कौन सी पहल लॉन्च की गई थी? वो पहल कौन सी थी? आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसे कहाँ से अगर लॉन्च किया गया, अगर ये पूछता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है नामक पहल को कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो ये पहल जो थी साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात से लॉन्च की गई थी। तो अब अगर क्वेश्चन पूछता है किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ये लॉन्च की गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कब तक जारी रहेगा? ये जारी रहेगा 15 अगस्त 2023 तक। कब तक जारी रहेगा? 15 अगस्त 2023 तक। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। ये चौरी चौरा की घटना जो है कहाँ हुई थी? ये घटना हुई थी गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। ये घटना कब घटित हुई थी? वो घटित हुई थी 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान पर घटित होती है। चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये कब किया जाएगा? वो 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक आयोजन किया जाएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। हमारा अगला पॉइंट है पोलियो के सुरक्षा कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। वो कब प्रारंभ किया गया था? वो प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1994 को। कब प्रारंभ किया गया था? प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1994 को। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि भारत में पोलियो के अंतिम मामले को कहाँ दर्ज किया गया था? वो अंतिम मामला कहाँ निकला था? वो निकला था हावड़ा, पश्चिम बंगाल में। कब निकला था? ये 13 जनवरी 2011 को अंतिम मामला सामने आया था। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि डिजिटल मतदाता पहचान पत्र कार्यक्रम EPIC लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया? 25 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया था। ये निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। EPIC का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि स्टार्टअप इंडिया पहल के उद्घाटन की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 15-16 जनवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से आयोजन किया जाएगा। किसका किया जाएगा? प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आयोजन किया गया था हमारा कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया। अगला पॉइंट है हमारा कि 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल प्रारंभ में इस सम्मेलन का 16वां संस्करण आयोजित किया गया। ये कहाँ किया गया था? प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन पे। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 का मुख्य विषय था। तो क्या मुख्य विषय था? आत्मनिर्भर भारत योगदान। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि 8 जनवरी 2021 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य विषय था। क्या मुख्य विषय इसका था? भारत और भारतीय डायस्पोरा के युवा अचीवर्स को एक साथ जोड़ना।
अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी वर्ष 1920 ईस्वी में। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रसिद्ध समाज सुधारक सर सैयद अहमद खां द्वारा 1877 ईस्वी में स्थापित हुआ शिक्षण संस्थान जिसे वर्ष 2020 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देकर उसका नामकरण अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किया गया था, वो था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसका पूर्ण नाम क्या था? मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि हमारा 11 से 22 नवंबर 2020 के मध्य दिल्ली हाट की पीतमपुरा में आयोजित किया गया था। क्या किया गया था? हुनर हाट को आयोजित किया गया था। हुनर हाट कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा को किया जाता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जो एकता दिवस है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा समुद्री विमान सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया गया था। कहाँ किया गया? ये स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया जो है नर्मदा जिला है तथा साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद के बीच में किया गया था। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि साबरमती रिवर फ्रंट एवं स्टैचू ऑफ यूनिटी के मध्य जो है सी प्लेन सेवा संचालित की जाएगी। तो कौन सी है? वो स्पाइस जेट एयरलाइंस के द्वारा संचालित की जाएगी। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 मनाया गया था। कब मनाया गया था? वो 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 के मध्य में मनाया गया था। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि वह योजना जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर 2020 को विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित करने की मंजूरी प्रदान की गई थी। तो कौन सा वो प्रोग्राम था? वो था हमारा स्टार्स परियोजना। तो कौन सी परियोजना थी? स्टार्स परियोजना।